तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, इसमें जो 5 ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और फाइनल एग्जाम में हर वर्ष या शॉर्ट या लॉन्ग में पूछे ही जाएंगे। कि मैं आप लोगों को ये जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग के बताने जा रहा हूँ। इसमें से शॉर्ट भी बन सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं और इसमें लॉन्ग के भी क्वेश्चन आप लोगों को फंस सकते हैं। इसमें आप लोगों को मैं 30 नंबर से बताऊंगा, जिसमें से आपको 20 से 25 नंबर तक आपको देखने से मिल सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग से हों, चाहे वो शॉर्ट से हों, चाहे या फिर एमसीक्यू से भी हों। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सोशल फार्मेसी का, गिव द डिफिनीशन ऑफ स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ये क्वेश्चन जो है आपको हर वर्ष पूछा ही जाता है और हर साल, चाहे फाइनल हो चाहे सेशनल हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट में हो, चाहे लॉन्ग में हो, चाहे वेरी शॉर्ट में हो। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत मिस मत करिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है सोशल फार्मेसी, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सोशल फार्मेसी विज्ञान यानी साइंस की वह शाखा है जिस जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि दवाइयों का समाज यानी कि जो दवाइयां हैं उनसे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड मरीज एंड हेल्थ सर्विस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो दवाइयाँ हैं वो समाज यानी कि लोगों को बांटी जाती हैं और उसके हेल्थ पर लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें दवाइयों का सही उपयोग यानी कि दवाइयों का जो इसमें सही यूज होता है, मरीज की सोच, जो पेशेंट की सोच होती है उस पर निर्भर करती है, एंड समाज की भूमिका एंड स्वस्थ व्यवस्था को समझाता है। इसमें समझ लीजिए कि सोशल फार्मेसी साइंस की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि समाज को कैसे सुधारा जाए और उस पर यानी कि मरीज पर जो हेल्थ सर्विस है उसको कैसे कैसे इफेक्ट डाला जाए और लोगों को बढ़ाया दिया जाए कि सही दवा एंड सही सोच लोगों को इफेक्ट पड़े, जिससे जो लोगों का हेल्थ सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। तो सरल शब्दों में हम कहेंगे सोशल फार्मेसी यानी कि दवा, मरीज, समाज, स्वास्थ्य सेवा का अध्ययन किया जाता है, इसी को सोशल फार्मेसी कहते हैं। यानी ड्रग, पेशेंट, समाज यानी पॉपुलेशन, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सर्विस का भी अध्ययन किया जाता है, इसी को सोशल फार्मेसी कहते हैं। इसके नीचे इसके स्कोप के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सोशल फार्मेसी का जो स्कोप है बहुत ही प्यारा सा स्कोप है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, पेशेंट को दवा कैसे, कब और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, यह समझाता है। कौन समझाता है? सोशल फार्मेसी समझाता है। नेक्स्ट, गलत दवा का सेवन, ओवरडोज, यहाँ पर डबल लिख गया है टाइपिंग में, एंड साइड इफेक्ट का बचाव। जैसे गलत दवा है उसका सेवन करने से, ओवरडोज होने से और उसके साइड इफेक्ट से कैसे बचाया जाए। अगला पॉइंट 3 नंबर, लोगों को बीमारी, दवा एंड हेल्थ के बारे में जानकारी देना। जो लोग हैं, जनसंख्या है, पेशेंट हैं, उनको बीमारी से रिलेटेड एंड ड्रग एंड हेल्थ के बारे में जानकारी यानी इंफॉर्मेशन देना। ये यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर देख लीजिए, अंडरलाइन करना हम भूल गए। तो ड्रग अब्यूज और नशा नियंत्रण यानी कि ड्रग जो अब्यूज है उसका गलत दुरुपयोग यानी कि उसको ओवरडोज के थ्रू ले रहे हैं। नशा नियंत्रण, जो टोबैको है, नशा है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसको कैसे नियंत्रण किया जाए और उसको जो ड्रग अब्यूज करते हैं उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, इस हेडिंग के थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे और समझते चलिए, जिससे आप लोगों को बहुत ही सरल और बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो पहला पॉइंट क्या है? नशीली दवाइयों का दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है। जैसे नशीली दवाइयाँ हैं, दुरुपयोग को रोकने में मदद करना। सरकारी स्वास्थ्य योजना एंड नीतियों की जानकारी देना। जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जैसे गवर्नमेंट हेल्थ योजना यानी कि सर्विस एंड दवा नीति, ड्रग पॉलिसी की इंफॉर्मेशन देना। मरीजों का व्यवहार, यहाँ पर भी हेडिंग है, ये छूट गई है अंडरलाइन करने को। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, पेशेंट को दवा क्यों नहीं लेता या गलत तरीके से क्यों दवा लेता है, या समझाना। जैसे कोई पेशेंट है दवा नहीं लेता है या फिर गलत तरीके से उसको कंज्यूम करता है, तो उसको समझाना, ये किसका काम होता है? फार्मासिस्ट का काम होता है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, जो फार्मासिस्ट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ पर। तो सबसे पहला पॉइंट, सही दवा सही मरीज को देना। जो सही दवा है, राइट ड्रग है, राइट मरीज, यानी कि सही दवा सही पेशेंट को देना। नेक्स्ट, मरीज को सलाह देना, दवा कब और कितनी बार और कैसे लेनी है, इसकी जानकारी देना। नेक्स्ट नंबर, स्वच्छता, टीकाकरण एंड स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक करना। जो स्वच्छता है एंड वैक्सीनेशन एंड हेल्थ यानी लाइफ स्टाइल के बारे में लोगों को जागरूक करना। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है, बीपी शुगर जैसी बीमारियों को रोकथाम करना। जैसे हमारी बीपी बढ़ रही, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर यानी कि डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियों को रोकथाम करने के लिए फार्मासिस्ट का बहुत ही योगदान रहता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दवा के साइड इफेक्ट की नजर रखना। जैसे कोई ड्रग है, उसको आपने दे दिया पेशेंट को, तो उसके साइड इफेक्ट की नजर रखना कि उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहे हैं या फिर कोई ऐसे चीज तो नहीं पड़े जिसके जिसके कारण पेशेंट को हानि पहुंच रही है। और ड्रग के साइड इफेक्ट यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके घबराहट फील हो रही है या फिर किसी अदर प्रकार से पेशेंट पर इफेक्ट डाल रही है, तो इसका नजर रखना कि किसकी जिम्मेदारी होती है? फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। लास्ट पॉइंट, दवाइयों का गलत उपयोग से लोगों को बचाना। जैसे कोई लोग हैं गलत दवा यूज करते हैं, तो उसको बचाना कि भाई साहब ये दवा मत लीजिए, इससे आपको गलत साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन भी हो सकता है, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और आपकी क्रिटिकल कंडीशन में आप भी जा सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर, वो हमारा क्या है? बहुत ही प्यारा और बहुत ही फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है, चाहे इसके एडवांटेज हो या फिर इसकी डेफिनेशन हो, फैमिली प्लानिंग के मेथड हों, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपके ये 3 नंबर में हो या फिर 5 नंबर में या फिर लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में देखने को ज़रूर ही मिलेगा। तो डिफाइन फैमिली प्लानिंग, यानी कि हमारी क्या फैमिली प्लानिंग है। राइट इन द ब्रीफ अबाउट वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कैंट्रासेप्टिव मेथड है, जो वेरियस अलग-अलग तरीके से जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उनको डिस्कस अभी नीचे करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग है फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है? तो फैमिली प्लानिंग हमारी क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होगी और उनके जन्म के समय को सोच समझ कर तय करना, ताकि माँ बच्चे को पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यानी कि फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि हमारे परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए और उनके जन्म के समय सोच समझ कर तय करना कि माँ बच्चे और पूरी तरह से स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो इसका मतलब यह है, और इसको सरल शब्दों में हम पढ़ लेते हैं कि इसके सरल शब्दों में क्या हमें बताया गया है कि फैमिली प्लानिंग कब और कितने बच्चे हों, इसका सही निर्णय, यानी कि फैमिली प्लानिंग कब और कितने बच्चे, भाई एक जैसे कुछ लोगों के हमें बच्चों की डिस्टेंस है
एक बच्चा 5 साल का हो गया है तो उसके बाद कितनी 5 साल की दूरी, ये फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आपने अभी ऊपर देखा था कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिस्कस करिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वह मेथड है जिसकी सहायता से अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जैसे हमारे मन से नहीं था कि इस प्रेगनेंसी को करने के लिए जैसे किसी के कारण, किसी वजह के कारण जो हमारी प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है, जिससे माँ के पेट में बच्चा जो पल रहा है उसको प्रेगनेंसी के थ्रू हो गया है, शुक्राणु के थ्रू हो गया है, तो उसको अनचाही उनको उसको ना चाहने के बावजूद भी वो प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसको कैसे हटाएँ? तो इसके बारे में बताया गया है। तो नेचुरल मेथड, सबसे पहला जो मेथड है नेचुरल मेथड, सेफ पीरियड मेथड, सुरक्षित दिनों में संबंध। सेकंड नंबर विथड्रॉल मेथड, स्खलन से पहले अलग होना। जैसे कोई स्खलन हो गया, जैसे कई चक्र वगैरह आ रहे हैं, स्खलन चक्र, तो उसको उसके पहले ही अपने पति से अलग हो जाना, इसी को स्खलन चक्र कहते हैं। कम भरोसेमंद, जैसे कि आपने दवा नहीं ली और प्रेगनेंसी हो गई, कम भरोसेमंद है। और सेकंड नंबर बैरियर मेथड, यानी कि विधियां, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, ये दोनों प्रकार से कंडोम आते हैं जो फीमेल में भी यूज किए जाते हैं और मेल में भी यूज किए जाते हैं। तो इस ना चाहने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, कंडोम लगाकर सेक्स कर सकते हैं ताकि अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। गर्भ प्लस यौन रोगों से बचाव, जिससे गर्भ का भी बचाव हो सकता है रोगों के वजह से, और यौनिक रोग से भी बचाया जा सकता है। आसान और सुरक्षित भी है, क्योंकि कंडोम लगाकर सेक्स करने से जो यौन या गर्भाशय है या फिर मेल में जो डिजीज पैदा हो जाती है तो उसको रोका जा सकता है। नंबर 3, हार्मोनल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं इसको हार्मोनल मेथड यानी कि उसको ओरल के थ्रू लिया जाता है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्ट किया जाता है। इम्प्लांट, इसको इम्प्लांट यानी कि इम्प्लांट किया जाता है, ज्यादा प्रभावी होता है। इसके नीचे 4 नंबर जो होता है आईडीयूसी, ये आईडीयूसी या फिर आईयूडी, इसे कॉपर टी जो टैबलेट वगैरह आती हैं जो इसी के अंतर्गत आती हैं, कॉपर टी हो गई, मल्टी लोड हो गई, ये सभी टैबलेटें वगैरह आती हैं जो 3 साल से 10 साल तक सुरक्षित रखती हैं। कॉपर टी जैसे आप टैबलेट खा लोगे तो इसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है वो आपको 3 साल से 10 साल तक आपकी सुरक्षित रहेगी, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। जैसे इमरजेंसी मेथड क्या है? 72 घंटों के अंदर ली जाने वाली गोली है, जो 72 घंटों के अंदर ली जाती है। और 6 नंबर है परमानेंट मेथड, जो परमानेंट मेथड होता है वैसेक्टोमी, जो पुरुषों में कराई जाती है, और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में कराई जाती है। इसमें क्या होता है, वैसेक्टोमी में होता है पुरुष की नसबंदी की जाती है, जिससे फीमेल जैसे जिसके कारण प्रेगनेंसी के बिल्कुल चांस नहीं होते हैं, कभी भी इसे दोबारा दोबारा पुनः लाया भी नहीं जा सकता है। और महिला की नसबंदी कराने से इसे भी दोबारा जन्म न देने की क्षमता चली जाती है। इससे आप नसबंदी करा दोगे तो महिलाओं की जो बच्चा देने की क्षमता है इसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए कि इससे गर्भ भी सुरक्षित रहता है, लेकिन वापसी संभव नहीं है, इसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट इन डिटेल्स अबाउट प्रिंसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड, तो इसके नीचे जो हमारी हेडिंग है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड, यानी कि सॉलिड जो वेस्ट डिस्पोजल मेथड है तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सॉलिड वेस्ट जैसे घरेलू कचरा, अस्पताल का कचरा,
बाजार का कचरा आदि इनका सही निपटाना बहुत जरूरी है ताकि बीमारी न फैले और पर्यावरण सुरक्षित रहे। सॉलिड वेस्ट जो है, घरेलू का कचरा, अस्पताल का कचरा, बाजार का कचरा, इन सभी चीजों से ऐसे ही बाहर डाल दोगे तो जिससे पर्यावरण भी प्रदूषण प्रदूषित हो सकता है और बीमारियां अजीब अजीब तरह से बीमारियां भी आ सकती हैं, जिससे मनुष्य पर को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है, खुले में कचरा डालना, यानी कि ओपन ओपन डंपिंग जो है, कचरा खुले मैदान या खाली जगह पर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण डिसएडवांटेज क्या है? बदबू भी, अब कोसली बदबू आएगी, मधुमक्खी या मच्छर भी वहां पर बड़े-बड़े होंगे, डिंगार जैसे बीमारियां फैलेंगी, जरूर फैलेंगी भाई साहब अगर खुले में कचरा डालोगे। मिट्टी और पानी प्रदूषित होगा, इसके कारण मिट्टी भी प्रदूषित होगी वहां की और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा। यह विधि सुरक्षित नहीं मानी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे भी लिखा हुआ है कि इस यह विधि को सुरक्षित नहीं माना जाता है। नंबर 2, सेंट्री लैंडफिल। जो सेंट्री लैंडफिल है, इसको कचरे को जो है गड्ढे में डालकर उस पर से मिट्टी डाल दिया जाता है। यह जो है, यह स्वस्थ है, पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। कचरे को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है और गैस और गंदे पानी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे उसके उस तरफ मिट्टी या कुत्ते, चील वगैरह, पंछी वगैरह खाएंगे, जिसके कारण पंछी वगैरह फल को खाएंगे, फल मनुष्य खाएगा, जिसके कारण बीमारियां तरह-तरह से फैलेंगी, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, जिसके कारण पर्यावरण में भी नुकसान हो सकता है। बड़े शहरों में उपयोग सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है, यह भाई सबसे सुरक्षित माना गया है। इंसिनरेशन, जो नेक्स्ट नंबर जो 3 नंबर है, इंसिनरेशन, यह भी बहुत ही सेफ माना गया है। तो इसको हिंदी में कहते हैं जलाना। जैसे कोई चीज है, कचरा वगैरह है तो उसको जला दिया जाता है। कचरे को बहुत अधिक तापमान पर जला दिया जाता है। अस्पताल और खतरनाक कचरे के लिए उपयोगी है, जैसे कोई अस्पताल और खतरनाक कचरे के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। एडवांटेज, कचरा की मात्रा कम हो जाती है। भाई अब कोचली अगर कोई चीज जला दोगे तो उसको कम ही हो जाता है, ठीक है। कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, कोई चीज भाई जला दोगे, जैसे कि आपने पानी लाया, टंकी का पानी है, उसको गरमाया, उसके जो कीटाणु वो तो नष्ट हो जाएंगे, वो तो अब तो पीने के योग्य हो गया ना, उसको बढ़िया छान लीजिए किसी चीज से, तो पीने के योग्य हो गया। डिसएडवांटेज, महंगी विधि, ये भाई महंगी विधि तो है ही है इसमें, लेकिन धुआं प्रदूषण कर सकता है। इसको भाई कोई चीज भाई जलाओगे, पॉलीथीन वगैरह चलाओगे तो ये प्रदूषण तो फैलाएगा ही फैलाएगा। नंबर 5, रिसाइकलिंग, इसको पुनः चक्र, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है उसको पुनः चक्र किया जा सकता है, कागज है उसको भी दोबारा रिसाइकिल किया जा सकता है। दोबारा बनाना, जैसे कोई वेस्ट हो गया तो उसको पुनः निर्माण करना, जैसे कचरे को फिर से उपयोग योग्य बनाना, जैसे लाइक के लिए कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, ठीक है। इसके एडवांटेज, संसाधनों की बचत, भाई नई नई चीजों को इतना जल्दी से नहीं बनाया जा सकता, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, कचरा भी इससे कम होगा। यहाँ पर देख लीजिए भाई, इससे कचरा भी कम फैलेगा। नंबर 4 को जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एपिडेमियोलॉजी, लिस्ट एंड एक्सप्लेन। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? महामारी, जैसे कोई महामारी आ गई, कोरोना जैसे आ गई थी, इसी को महामारी कहते हैं। और चिकन पॉक्स नहीं इतना है, लेकिन हैजा आ गया था, ये सभी महामारी आई थी। आप लोग बताओ जल्दी से कमेंट में कि जो कोरोना आया था, कब आया था, और ये पूछा भी जाता है, जल्दी से कमेंट करो और इसको बताओ कि कमेंट में कोरोना किस डेट को, कौन से महीने में और कौन से ईयर में आया था। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये भी विद्यार्थी, आपका दोस्त भी इस वीडियो को फायदा उठा सके। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जनसंख्या में
रोगों के फैलाव, कॉजेज, वितरण एंड नियंत्रण का व्यवस्थित करने का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो कॉजेज हैं यानी कि बीमारी कैसे फैल रही है, रोगों का फैलाव, वितरण जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको नियंत्रित को व्यवस्थित करने का अध्ययन किया जाता है। कोई बीमारी फैले तो उसको रोकने के लिए अध्ययन किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट उसका अध्ययन किया जाता है कि कोई रोग कब, कहाँ, क्यों और कैसे होता है तथा उसके कैसे रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि बीमारी जो है वो कब, कहाँ और कैसे और किस कंडीशन में फैल सकती है, उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ही इसी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो आप अगर ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया, हेडिंग पूछ ली इसने कि 1 नंबर में एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो आप याद रखना कि यह एक महामारी है, जो बीमारी कैसे फैल रही है, बीमारी कहाँ हुई, कैसे हुई और कितनी तेजी से फैली है, इसको नियंत्रित करने को ही एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी के मुख्य घटक यानी कि रोगों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज है, बीमारी कैसे फैले है, तो इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि रोग का स्थान यानी प्लेस, टाइम और पर्सन के अनुसार कैसे फैलाता है। जो डिजीज है कहाँ पर फैल रही है, किस टाइम पर ज़्यादा है, अफ़ेक्ट कर रही है और किस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा फैले, जैसे टीबी के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं या फिर सर्दी जुकाम बुखार बहुत ही जल्दी से फैल रहा है। कोरोना में सर्दी जुकाम बुखार बहुत ही ज़्यादा फैला था, इसी को कोरोना कहते हैं। ठीक है? कोरोना नहीं कहते हैं यार, लेकिन इसके लक्षण सिम्पटम्स हैं कोरोना के। आपको तो पता ही होगा कोरोना काल में क्या हुआ था, हाल ही मत पूछो यार। तो इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब है कारण, किसके कारण जो है वो रोग फैला है, होने के कारण का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई डिजीज हो रही है तो उसको अध्ययन किया जाता है, भाई ये क्यों बीमारी फैल रही है, कैसे फैली है, इसका क्या रीजन है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, पर्यावरण से हो रहा है, दूषित पर्यावरण हो गया उसकी वजह से हो जा, डाइट यानी भोजन की वजह से हो रहा है, लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली की वजह से हो रहा है या सामाजिक कारण की वजह से हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि रोग की आवृत्ति, रोग कितना तेजी से फैल रहा है, तो इसको इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंसिडेंस, नए रोगियों की संख्या, इसमें पता लगाएंगे कि नए पेशेंट जो हैं वो कितने हैं, इतने दिनों में इसमें रोगों को देखा जाता है कि रोगों को ठीक कैसे किया जाता है, इसी को प्रिवेंशन कहते हैं। टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, स्वच्छता, साफ पानी, पोषण एंड हेल्थ यानी शिक्षा द्वारा रोगों को होने से रोकना, रोगों का नियंत्रण यानी कि उसको कंट्रोल, जल्दी पहचानना, इलाज, आइसोलेशन, अपने को अलग करना आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कोई कोरोना काल में आइसोलेट कर दिया गया तो उसको सबसे अलग एक रूम में बंद कर दिया गया पॉलीथीन के अंदर। गूगल पर या फिर क्रोम पर डालकर देखना कि आइसोलेशन क्या होता है, ठीक है? आइसोलेशन और ड्रग का सही यूज और रोगों को फैलाव को नियंत्रित करना। जो सबसे लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन फार्मासिस्ट, तो इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें इसको क्या कहते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। फार्मासिस्ट केवल दवा देने तक सीमित नहीं है, कोई भाई फार्मासिस्ट है आप कोई दवा देने तक का सीमित नहीं है, बल्कि वे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आ गया तो उसको सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो लोगों को जागरूक करने के माध्यम से देश को स्वस्थ बनाने में योगदान देते हैं। भाई देश को स्वस्थ बनाने के लिए फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली जो हेडिंग है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाता है, उसको भाई फार्मासिस्ट लोग कहते हैं ना। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में दी जाने वाली दवाइयाँ
जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में सही मात्रा, सही पेशेंट को तक पहुँचाना। भाई नया कोई पेशेंट आया है तो उसको सही मात्रा में ड्रग और सही पेशेंट को ही देना। नेक्स्ट नंबर यानी कि 2 नंबर टीबी, मलेरिया, एचआईवी, डायबिटीज जैसी बीमारियों की दवाइयाँ उपलब्ध कराना। भाई कोई टीबी है, टीबी वो वाली टीबी नहीं जो देखते हो, टीबी ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है भाई, बहुत ही खतरनाक होती है टीबी। उससे ज़्यादा खतरनाक तो एड्स है। एड्स तो बहुत ही खतरनाक है। भाई बीमारी इसमें जो हैं वो सभी की सभी खतरनाक हैं। ऐसी बीमारियों की दवाइयाँ उपलब्ध कराना। 4 नंबर दवाइयों को उचित टेम्परेचर पर यानी कि तापमान में स्टोर करना। जो दवाइयाँ हैं तो उसको जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, ठीक है? 5 नंबर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की नज़र रखना। जो दवाइयाँ हैं पेशेंट को दे दी है उसको साइड इफ़ेक्ट की नज़र रखना। 6 नंबर लोगों को टीकाकरण, स्वच्छता, पोषण और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना। जैसे आपका कोई किसी का परिवार नियोजन है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। 7 नंबर राष्ट्रीय कर्मचारियों में सहयोग जैसे लाइक के लिए क्षय रोग नियंत्रण कोई कार्यक्रम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है तो उसमें भाग लेना। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है तो उसमें जाना लोगों को बताना जागरूक करना इसके बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है, उसमें भाग लेना और लोगों को बताना। इन सभी ये है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। जो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है, उसमें बताना लोगों को कि कैसे लाइफ़स्टाइल चेंज करें, कैसे क्या अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कैसे-कैसे लोगों को अवेयर करिए, जागरूक करिए, कैसे भी करके इन सभी सक्रिय भागीदार करता है। लास्ट नंबर जो पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है दवाइयों का रिकॉर्ड रखना, स्टॉक मैनेजमेंट और रिपोर्ट तैयार करना। जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों का रिकॉर्ड रखना, कौन पेशेंट कौन-सी टैबलेट ले गया, किस दिन ले गया है, इसके बारे में रिकॉर्ड रखना एक रजिस्टर पर, जो ऊपर की अथॉरिटी आएगी आपके मेडिकल स्टोर पर चेक भी कर सकती है कि आपने कौन से पेशेंट को कौन-सी ड्रग दी है और कितने डोज़ में दी है। ये सभी चीज़ें रजिस्टर पर नोट करके रखना पड़ता है। स्टॉक मैनेजमेंट भाई दवाइयों का स्टॉक मैनेजमेंट यानी कि नियंत्रित करना है। दवाई ये चुक रही है तो इसको मैनेज करना और कौन-सी ड्रग की एक्सपायरी डेट पहले आ गई तो उसको पहले निकालना और कौन-सी ड्रग की जो एक्सपायरी लेट है तो उसको बाद में निकालना और रिपोर्ट तैयार करना। कोई पेशेंट की रिपोर्ट तैयार करना। तो इसी के साथ ये लेक्चर जो सोशल फार्मेसी का हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर किसी प्रकार का आप लोगों से मुझसे हेल्प चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8586989170। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये भाई बनाना ही सही है। 8586 है ना? 8586989170। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है पीडीएफ से रिलेटेड या फिर चाहिए आप लोगों को पीडीएफ तो आप फ्री ऑफ कॉस्टली आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। कोई इसका चार्ज नहीं है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।